सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सो मच नो वन, माज खान, रोलेक्स फायर, गुड्डू कुमार एंड AKA लीवाई। आई होप कि आपका नाम सही है और थैंक यू सो मच आप सबको इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और ऐसे ही कमेंट्स करते रहो ताकि इस वीडियो को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और थोड़ा सा रीच मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो और चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आखिर आंतरस द ड्रैगन किंग पृथ्वी पर आ चुका है और आते ही चारों तरफ तबाही शुरू कर देता है और उसके सामने अब है मिस्टर एडम वाइट। अब आगे एपिसोड के शुरू में मिस्टर एडम को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। सामने की तरफ देख के कहता है मिस्टर संग मैं, और उसके सामने हम आंतरस को देखते हैं जो कि अपने मुंह से आग निकल नहीं पा रहा था, उसका फायर ब्रीथ कर नहीं पा रहा था, और तभी अपना मुंह खुलता है और अपने मुंह से फायर ब्रीथ करता है और बहुत खतरनाक तरीके से उसके मुंह से आग निकलता है, जो देख के जीन के शैडो के साथ साथ एडम दोनों चौंकते हैं। दूसरी तरफ हम जीन को देखते हैं, उनके चीखने की आवाज़ जिनके कानों में बहुत ज़्यादा चुभता है, वो और सुन नहीं पाता, अपने फ़ोन को नीचे रख देता है और तभी सोचने लगता है डैम इट, मुझे सोचना चाहिए था, इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। मेरे शैडो आर्मी वो लोग जब फाइट करेंगे तब स्ट्रांग हो जाएंगे, पर एनिमी चाहता है कि फाइट की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो, इसीलिए एक सिंगल गेट से अपने पूरे फोर्स को एक सिंगल जगह पे लेके आया है। हाँ पता है, शायद मोनाक्स ने पहले प्लान यही बनाया था कि अलग अलग जगह पे गेट्स को खोलेंगे, वहीं से हमला करेंगे, पर बाद में उन लोगों ने अपनी आर्मी मुझसे जितनी दूर हो सके उतनी दूर रखने की कोशिश करी है। अगर मैं अभी वहाँ पे जाऊँगा तो ये एक ऑल आउट वॉर हो जाएगा और ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पता नहीं मेरा प्लान तो था जितना टाइम हो सके उतना टाइम को ड्रेन करना ताकि मैं और मेरी शैडोज़ लेवल अप कर पाए। तभी लिऊ ज़िगांग उसे देखते हुए कहता है मिस्टर संग, और तभी दूसरा बंदा कहता है सर कनाडा तो। जिन तभी सोचता है क्या यहाँ पे सच में कुछ नहीं है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कर सकूँ। सीन शिफ्ट होता है, आंतरस को देखते हैं, वो हंस रहा है, हंसते हुए कहता है मैं सुन सकता हूँ उन सारे लिविंग क्रीचर्स, उनकी पल्सेस को, उनकी हार्ट बीट्स को और उनकी चिल्लाने की आवाज़ को चारों तरफ जो गूंज रहा है। और तभी आसमान में देखते हैं पूरी तरह से लाल हो चुका है, जिस तरफ भी देखते हैं उस तरफ ड्रैगन्स जो कि कनाडा के आसमान में उड़ रहा है। वो ऊपर देखते हुए कहता है द साउंड ऑफ देयर डिमाइस, ये जैसे कि मेरे लिए एक म्यूज़िक है, मेरे कानों के लिए एक म्यूज़िक है, उनकी चिल्लाने की आवाज़, रोने की, सब कुछ मेरे लिए जैसे कि मेरे कानों के लिए एक म्यूज़िक है। और तभी चारों तरफ देखते हुए कहता है देख के लगता है कि अब हम लोग रेडी हैं। और तभी अपने ड्रैगन्स को ऑर्डर देता है डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, जो भी तुम्हारे सामने आए सब कुछ को पूरी तरह से तबाह कर दो, हमारा मिशन यही है। और उसी के साथ हम और दो मोनाक्स को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, ब्रेनन को देखते हैं, वो टीवी पर ये दर्दनाक मंजर देख रहा था। उसके टेबल पे बहुत सारे ड्रिंक्स को देखते हैं, बहुत ज़्यादा सैड है और इसीलिए उन सबको पी रहा था और सोचने लगता है शायद वो लोग अब तक मर चुके होंगे। हंटर्स, एजेंट, जो रिपोर्टर्स वहाँ पे गए थे सभी वहाँ पे मर चुके हैं। और अब कोई कमेंट मत करना कि कैमरामैन को कुछ नहीं होता, वहाँ पे जो भी थे सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वो कंटिन्यू करता है और सोचता है वहाँ पे हज़ारों ड्रैगन्स हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पीछे जायंट्स, बीस्ट और इंसेक्ट, क्या कहूँ, हर तरह के बीस्ट वहाँ पे है। ये जिस तरह का डिज़ास्टर है ये तो ह्यूमैनिटीज़ के भी बियॉन्ड है। हम इस तरह की ताकत से लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। शायद वो लोग अब तक मर चुके हैं, सब कुछ अब ख़त्म होता है। इट्स ओनली ए मैटर ऑफ टाइम कि वो लोग उस जगह को क्रॉस करते हुए अमेरिका पे पहुंच जाएंगे। अब मैं समझ पा रहा हूँ क्यों संग जिनबू ने सबको भाग जाने के लिए कहा था, जितना दूर हो सके उतना दूर भागने को कहा था। अब तो ये पूरा दुनिया ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल मैंने सही सोचा, पूरी दुनिया अब ख़त्म होने वाला है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे जीन अपीयर होता है शैडो एक्सचेंज करके, और जीन को देखते वो कहता है क्या मिस्टर संग। जिन कहता है माफ़ कीजिएगा ऐसे ही आना पड़ा, पर मुझे वो रून स्टोन वो चाहिए मुझे, क्या वो आप मुझे दे सकते हैं। ये सुन के मिस्टर ब्रेनन कहता है मिस्टर संग पर क्या कह रहे हैं आप, ये आपको तो पता है ना, वो फेडरल ब्यूरो वो उसके चार्ज में है,
पर तभी उसे क्लिक होता है और वो सोचता है व्हाट द हेल, मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, फेडरल ब्यूरो ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, रून स्टोन उसका क्या ही काम रह जाएगा जब ये पूरी कंट्री पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। और तभी कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा मिस्टर संग, लगता है कि मुझे पूरी तरह से चल चुका है, चलिए मैं आपको वो रून स्टोन देता हूँ, पर मुझे बताइए आपको आखिर अभी उस स्टोन की ज़रूरत क्यों पड़ा। वो कहता है मैं उसे काउंटर अटैक करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है, हम उनको उसी जगह पे रून स्टोन जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे आते हुए देखते हैं। ब्रेनन कहता है आपने कहा था कि रूलर्स वो इन सारे बीस्ट को सेंड करते हैं और ये जो रून स्टोन है वो इनके बॉडी के अंदर पाया जाता है, पर क्यों। जिन कहता है ये एक तरह का गिफ्ट समझो जो कि रूलर्स की तरफ से है, ताकि इससे ताकत लेके हम उन सारे बीस्ट को मार पाए। रूलर्स चाहते हैं कि हम उन सारे बीस्ट से फाइट करें और जो माना वेव्स उसके वजह से फैलेगा उससे पूरी दुनिया थोड़ी सी ताकतवर हो जाए और ह्यूमैनिटीज़ को जितना कम हो सके उतना कम डैमेज पहुँचे। और क्या आपको पता है जब एक बीस्ट मरता है तो उसकी सारी एबिलिटीज़ उसी स्टोन के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है और रूलर्स ने इसी वजह से इन सारे रून स्टोन को बनाया ताकि ह्यूमंस की मदद हो सके और वो लोग उन सारे बीस्ट को मार सके। पर ब्रेनन कहता है क्या आपको सिर्फ यही चाहिए, यही मतलब सिर्फ इसी से आप उन्हें हरा पाएंगे। पर जिन कहता है जानने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है ना, पर मुझे आपसे और एक फेवर चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद किसी और एक जगह पे एक बहुत बड़े से घर के अंदर मिस सेलनर को देखते हैं। वो कहता है मैं तुम्हें इस वक्त यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तुम वो बंदा तो नहीं हो जिसे मैं जानता था। पहले तुम और डार्कनेस दोनों अलग अलग थे, तुम्हारे अंदर वो था, पर अब तुम खुद डार्कनेस हो। पर जिन कहता है मैं अब भी वही बंदा हूँ जिसे आप जानते हैं मिस सेलनर। पता है डिफरेंस क्या है, डिफरेंस वो है कि जिस डार्कनेस को आपने मेरे अंदर देखा था अब मैं वो खुद बन चुका हूँ। पर मुझे ये बताइए, आपने कहा था ना कि आप फ्यूचर देख सकते हैं, क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ आप मेरी भी फ्यूचर देख सकती है कि नहीं। ये सुनने के बाद मिस सेलनर थोड़ा सा सोचती है, उसका हाथ पकड़ के फ्यूचर देखने लगता है। कुछ देर बाद उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहने लगता है मिस्टर सन आर यू रियली, क्या सच में तुम सारे बोझ अपने अकेले कंधे पे लेने वाले हो। ये सुन के जिन थोड़ा सा खुश होता है। मिस सेलनर को देखते हैं, वो रो रही है, उनकी आंखों से आंसू गिरे जा रहा है। बस कहती है पर कैसे कोई अकेला बंदा इतना क्रूअल बर्डन अपने ऊपर ले सकता है और कैसे कोई खुद को इस तरह से सेक्रीफाइस देने के बारे में सोच सकता है। ये सुन के जिन कहता है व्हाट अ रिलीफ, इसका मतलब मेरा प्लान काम करेगा। ये सुन के सेलनर थोड़ा सा जोर से कहती है क्या रिलीफ, तुम्हें ये रिलीफ लग रहा है, कोई भी तुम्हें याद नहीं रख पाएगा, ये तुम्हारे लिए एक लोनसम बैटल होगा, समझ पा रहे हो ना तुम क्या करने जा रहे हो। पर तभी जिन को शैडो एक्सचेंज करते हुए देखते हैं। वो कहता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, और यह कह के वो चले जाता है। मिस सेलनर कहती है मिस्टर संग। सीन शिफ्ट होता है, तभी कुछ देर बाद हम उसे बहुत दूर एक ऊंची टावर में देखते हैं। वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है और तभी मिस चाइयन को कॉल करके कहता है ये मैं हूँ। चाइयन कहती है जिंगू, क्या सच में ये तुम हो। हाँ मैं ही हूँ, बस कुछ दिन बिजी चल रहा था इसीलिए कॉल नहीं कर पाया। वो कहती है नो वरीज, मैं भी बिजी चल रही हूँ। जिन उसे मिलने के लिए कहता है और कहता है कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं तुमसे मिलने आऊँगा। मिस चाइयन खुश होती है और कहती है क्या सच में, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो तुम मुझसे मिलने आओगे। जिन थोड़ा सा सोचता है और कहता है आई प्रॉमिस, मैं तुमसे मिलने आऊँगा नो मैटर व्हाट। फ़ोन रखते ही मिस चाइयन उसी के बारे में सोचने लगती है। तभी पीछे से मिस्टर सोईजोंग आता है और कहता है अब चलो जाने का समय आ चुका है। कुछ देर बाद हम बहुत सारे हंटर्स को देखते हैं एक एक करके, जैसे कि मिस्टर बिएक का टीम, मिस्टर बिएक, मा डोंगवुक, लिम तागियो, लिऊ जिगंग और साथ में बाकी सारे हंटर्स जैसे कि लियोनार्ड और थॉमस आंद्रे, सारे के सारे मतलब दुनिया में जितने सारे हंटर्स थे सबको इकट्ठा देखते हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है द एशियन हंटर अलायंस, द यूरोपियन हंटर यूनियन, अफ्रीकन गिल्ड कोलाइशन एंड द चाइनीज़ इमरजेंसी रेस्पॉन्स यूनियन, इतने सारे गिल्ड्स इकट्ठा हुए हैं उसी बैटलफील्ड में जाने के लिए। 100,000 ऑफ हंटर्स जो लोग उस बैटलफील्ड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लड़ने के लिए तैयार हैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम अंतरस को देखते हैं जो कि बहुत सारे हंटर्स के जली हुई बॉडी के ऊपर खड़ा हुआ है और तभी ऊपर की तरफ देखने लगता है
आई डोंट नो कि यहाँ पे जीन उसको देख रहा था या फिर वो जीन को देख रहा था। और तभी धीरे धीरे जूम आउट होते हुए देखते हैं वहाँ पे लाखों करोड़ों सोल्जर्स है जो कि मरे पड़े हैं। पूरी पृथ्वी को दिखाया जाता है। पृथ्वी की दूसरी तरफ जीन को देखते हैं। आई होप कि ये वही देख रहा था। अंतरस कहता है, मिलियंस, तुम्हारे जैसे मिलियंस ऑफ हंटर्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, और कितना टाइम लगाओगे और कितना टाइम तुम ऐसे छुप के रहोगे। जीन भी ये सुन के कहता है, डोंट वरी, मैं वहाँ पे जल्दी आने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन देखते हैं कनाडा की हालत देखते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। चारों तरफ सब कुछ जला हुआ है। बिल्डिंगों को देखते हैं, ड्रैगन्स की आग से वो पूरी तरह से गल चुके हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसी बिल्डिंग के ऊपर हम अंतरस को देखते हैं जो कि नीचे सब कुछ देख रहा था और तभी सोचता है, वो तब से चुप है, उसी दिन से चुप है, पता नहीं क्या प्लान कर रहा है वो। वेल, कुछ भी कर ले, डेजिंग्स ऑफ केओस और 10 मिलियन आर्मी, 10 मिलियन से भी ऊपर का आर्मी मेरे पास है। सो अगर वो चाहे तो मुझसे डायरेक्ट मुकाबला कर सकता है, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये उसके लिए एक सुइसाइड कमिट करने जितना हो जाएगा। मे भी हो सकता है कि वो भाग चुका है पृथ्वी की कहीं दूसरे कोना। पर यह सब वो सोच ही रहा था, तभी उसके ऊपर एक मिसाइल आके ब्लास्ट करता है। उससे उसका तो कुछ नहीं होता, पर मिसाइल वहाँ पे क्रैक हो जाता है। और ऐसे ही तभी देखते हैं एक के बाद एक बहुत सारे मिसाइल्स उसके ऊपर मारा जाता है। वहाँ पे बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है और ऊपर हम कई सारे विमानों को देखते हैं। एक पायलट कहता है, बुल्सआई हो गया। यहाँ से बताना मुश्किल है, पर लगता है कि हमने काम कर दिया है। पर तभी वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा आग जलते हुए देखते हैं जो कि उनके तरफ आ रहा था। और वहीं पे वो पायलट बहुत खतरनाक एक आँख को उनके तरफ घूरते हुए देखता है। ये किसी और का नहीं, ड्रैगन का आँख था। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर चुका कहता है, ये तो। पर जब तक वो लोग सोचते तब तक हम देखते हैं वो ड्रैगन उनकी तरफ देखता है और कहता है, हाउ बोरिंग, और उनको पूरी तरह से एक ही बार में जला के खाक कर देता है। जितने सारे पायलट्स और जितने सारे लोग, जितने सारे विमान वहाँ पे थे, सब पूरी तरह से तबाह हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम बेरू के बनाए हुए महल के अंदर देखते हैं। वहाँ पे जीन अपने चेयर पर बैठा हुआ था और सोचने लगता है। और तभी अपने चेयर के पीछे ऊपर देखता है, वहाँ पे लिखा हुआ था माई किंग। ये देख के वो थोड़ा सा खुश होता है और सोचता है, थैंक्स बेरू। तभी बेरू वहाँ पे आता है और कहता है, माई किंग। वो कहता है, हाँ जानता हूँ। उसके साइड से तभी बेलियन कहता है, आपको पता है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है माई लेग। और तभी दूसरे साइड से इग्रिस कहता है, हाँ मैं भी यही मानता हूँ। पर जिन कहता है, तुम सब मेरे बारे में चिंता करते हो, मेरे सेफ्टी के बारे में चिंता करते हो, पर कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि तुम्हें डायरेक्टली जाके भिड़ना ही पड़ता है। और मुझे लगता है एशबॉर्न भी यही करता। तभी थोड़ा सा सैड होता है। बेलियन भी थोड़ा सा सैड होता है या फिर उसके बारे में सोचता है। तभी जीन कहता है, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर वो मेरी जगह पे होता वो क्या करता। बेलियन सोचता है और कहता है, अगर वो होता, मुझे लगता है कि उसको रोकने वाला और कोई होता ही नहीं, वो बस आगे बढ़ता जाता। और तभी जीन की तरफ देखता है। जीन ये सुन के थोड़ा सा स्माइल कर रहा था और बेलियन तभी उसकी तरफ देख के थोड़ा सा चौंकता है, क्योंकि जिन की अंदर से उसे या फिर जिन से उसे अपने मालिक, अपने आका एशबॉर्न का झलक मिल रहा था। और वो सोचता है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं। बेलियन थोड़ा सा स्माइल करता है और तभी कहता है, अब मैं समझा। और तभी देखते हैं तीनों, बेलियन, इग्रिस और बेरू, तीनों उसके सामने नील करते हैं और कहते हैं, हम आपके साथ रहेंगे मरते दम तक माय लेग। जिन ये बात सुन के खुश होता है, वहाँ से उठ के निकलने लगता है, अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है। तभी बेलियन कहता है, माय किंग, आपको क्या अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना नहीं चाहिए। पर जिन कहता है, नहीं करना चाहिए। अगर मैं अभी उनकी आवाज़ सुन लूँगा तो शायद मैं खुद को आगे ना बढ़ा पाऊँ, शायद मैं और आगे ना बढ़ पाऊँ। और ये सोचते हुए वो अपना मोबाइल पूरी तरह से तोड़ देता है और हंसते हुए कहता है, तो देर किस बात का, चलो। सीन शिफ्ट होता है। फिर से हम कनाडा की हालत देखते हैं। एक प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था, उसके ऊपर एक ड्रैगन को देखते हैं जो कि उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा था।
पूरी जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, चारों तरफ बस आग और आग। और तभी देखते हैं वो ड्रैगन उस प्लेन को पूरी तरह से खा लेता है, पर उसमें से जो उसका पायलट था वो निकल जाता है और पैराशूट से नीचे उतरने लगता है। पर वो नीचे उतरता है उससे पहले ही हम देखते हैं वहाँ पे एक मॉन्स्टर आके उसे पूरी तरह से मार देता है, खा लेता है उसे। ये सब और एक आदमी दूर से देख रहा था और हम वहाँ पे बहुत सारे अजीब अजीब मॉन्स्टर्स को देखते हैं, अजीब तरह के जानवर जिसे हमने शायद इससे पहले सोलो लेवलिंग में नहीं देखे थे। चारों तरफ बस खून और खून। अब आसपास कहीं भी हम किसी भी लिविंग क्रीचर को नहीं देख पा रहे हैं। बिल्डिंग्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बंदा ये सब देख रहा था छुपके, पर तभी जब वो पीछे देखता है पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत खतरनाक एक मॉन्स्टर उसे खाने के लिए आ रहा था। वो किसी तरीके से उसके इस अटैक को डॉज करते हुए जंप करता है और जंप करते ही जब दूसरा जगह जाता है देखता है एक सोल्जर मरा पड़ा है और उसके हाथ में एक गन और उसके बाद एक गन है। वो उस गन को लेके उठा के उस क्रीचर पर बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने लगता है, चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, डाई डाई यू बास्टर्ड। बंदूक में जितने सारी गोलियां थी सब कुछ से वो उस मॉन्स्टर को मारता है, पर हम जानते हैं डेजिन्स ऑफ केओस यानी मैजिक बीस्ट को कुछ भी नहीं होता है ह्यूमंस के हथियार से, चाहे वो कितना भी ज़्यादा खतरनाक हो। कुछ देर बाद उस बंदूक की गोली ख़त्म हो जाता है। वो बंदा अब डर चुका है, जानता है मरने वाला है। तभी देखते हैं वो क्रीचर उसके सामने आता है और उसे खाने ही वाला था। वो अपना आँख बंद कर लेता है डर के, पर तभी कुछ देर बाद जब कुछ नहीं होता और अपना आँख खोलता है, सामने देखता है वो क्रीचर उसके सामने मरा पड़ा है। और जब वो ऊपर की तरफ देखता है उसके सामने वहाँ पे था संग जिनबू, जो कि आके उस क्रीचर को एक ही बार में ख़त्म कर दिया था और कहता है, हले जीसस, संग जिनबू। जिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, भागो भागो यहाँ से। वो बंदा डर चुका है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जीन की तरफ देख रहा है और तभी जीन के सामने हम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि उसे मारने के लिए वहाँ पे आ रहा था। पर तब भी जीन उसे देखते हुए कहता है, मैंने क्या कहा, भागो। वो चिल्ला के कहता है, मिस्टर संग सामने देखिए। पर कुछ ही देर बाद जीन उनकी तरफ देखते हुए यूज़ करता है अपनी कमांडर्स ऑथोरिटी, और हमें पता है कमांडर्स ऑथोरिटी कितना ज़्यादा पावरफुल है। एक ही बार में सारे के सारे मॉन्स्टर्स नीचे की तरफ झुक जाते हैं और हम देखते हैं तभी वो अपना सबसे खतरनाक डैगर निकालता है और एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को बीच से काटने लगता है। और इंस्टेंटली कुछ ही देर बाद हम देखते हैं सारे के सारे मॉन्स्टर्स, उनकी हालत ख़राब है। वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को बीच से काट दिया है और सब वहीं पे मर चुके हैं। उनकी तरफ देखते हुए वो आगे जा रहा था और कहने लगता है, ये मेरा पहला स्टेप है वार का, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, राइज। और ये कहते ही सारे के सारे ड्रैगन्स मॉन्स्टर्स जो भी उसके सामने जिन को उसने मार दिया है, सब कोई वहाँ पे जाग उठते हैं, उसके आर्मी बन जाता है। सो यहाँ पे नॉर्मली हो सकता है कि उसका ये प्लान है, सारे के सारे आर्मीज़ को, सारे के सारे मॉन्स्टर्स को वो धीरे धीरे मारता रहेगा और उनको अपने आर्मी में कन्वर्ट कर लेगा। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा और अगर आपको अगला एपिसोड सबसे पहले देखना है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।